नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज में आपको बताऊंगा। लगभग 9 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आज। एक न्यूज कमलनाथ जी से रिलेटेड जो है, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। बाकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको मिल जाएंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मुझसे कनेक्ट करने के लिए, मुझसे अपने जेन्युइन क्वेरीज को पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा और वीडियोस बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पहली न्यूज, 30 इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाई 2050। देखिए, एक इंडेक्स डेवलप किया गया, या फिर कह लीजिए टू बी प्रिसाइज, एक ऑनलाइन टूल डेवलप किया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। इस टूल का नाम है WWF वाटर रिस्क फिल्टर। WWF वाटर रिस्क फिल्टर में 100 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये जो बोला गया है, ये जो 100 सिटीज हैं, ये वाटर रिस्क से जूझ रही हैं। वाटर रिस्क से मतलब या तो इनके यहाँ पे ड्रॉट है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, फिर यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आते हैं। तो WWF वाटर रिस्क फिल्टर एक रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने डेवलप किया है, और बोल आइडेंटिफाई किया है दुनिया भर की 100 शहरों को। इन 100 शहरों में या तो बहुत ज्यादा ड्रॉट आने के चांसेस हैं, या फिर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों के पास पीने नहाने तक का भी पानी नहीं है। तो ये पूरी दुनिया भर की सिटीज का कंपाइलेशन है। अब प्रॉब्लम ये कि जब बात आती है इंडिया की, तो इन 100 सिटीज में 30 सिटीज तो इंडिया की हैं। और अगर आप बात करो चाइना की, तो भैया चाइना अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिटीज। ऑलमोस्ट इन 100 की आधे शहर चाइना में, मतलब जो चाइना के शहर हैं, या तो वहां बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा फ्लड है। इन 100 में से लगभग 30 शहर आप मान लीजिए इंडिया में। तो 30 और 50 जोड़ दो तो 80 हो गए। तो इंडिया चाइना में ही इन 100 में से 80 शहर हैं जहां पे या तो बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, डूबने के आसार आ जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सूखा है, पीने और नहाने के लिए लोगों के पास पानी भी नहीं है। इंडिया में बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है, तो भैया इंडियन सिटीज में टॉप पे है जयपुर। तो मतलब जयपुर एक ऐसी जगह है जहां पानी की काफी शॉर्टेज है। उसके बाद इंदौर, फिर थाने, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली भी आती है इस लिस्ट में। दुनिया भर के शहर देखे तो बीजिंग, जकार्ता इंडोनेशिया में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, इस्तांबुल टर्की में, हांगकांग तो चाइना का ही है, मैक्का, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इन सब जगहों पे भी पानी की काफी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिनारियोज इन द WWF वाटर रिस्क फिल्टर, द 100 cities that are expected to suffer the greatest rise in water risk by 2050 are home to at least 350 मिलियन पीपल। यानी कि ये जो 100 सिटीज हैं, यहाँ पे लगभग 350 मिलियन, 35 करोड़ लोग रहते हैं। और ये सिटीज उस देश की इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बात की जाए तो इन 100 शहरों में 2020 में 17% दुनिया की आबादी रह रही है, और कहा जा रहा है कि 2050 तक इन 100 शहरों में 51% दुनिया की आबादी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टैटिस्टिक्स, इंडिया के कौन से शहर हैं, चाइना में आधे शहर हैं, ये 17%, 51% जो मैंने बताया, ये स्टैटिस्टिक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं रिस्टोर वेटलैंड्स। इंडिया का जो एनवायरमेंट है, उसका फ्यूचर सिटीज पे डिपेंड करता है। सिटी जितना सस्टेनेबल तरीके से अर्बनाइज करेंगी उतना अच्छा है। सिटी को बस आप अर्बनाइज करते चले जाओ, सस्टेनेबिलिटी है नहीं, तो लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास, आप समझ लीजिए मतलब बिल्कुल ही हालत अनसस्टेनेबल तरीके से आप एक सिटी को डेवलप कर रहे हो, वहां के सारे सारे वेटलैंड्स को खराब कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। जब आप एक सिटी को डेवलप करते हो तो उसके अर्बन वाटर शेड के हिसाब से डेवलप करो। वहां पे वेटलैंड्स को डेवलप करिए ताकि फ्लड आए तो पानी आराम से बाहर निकल जाए, और हर समय पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी रहे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ड्रॉट्स और फ्लड्स के अलावा इस इंडेक्स में कुछ और चीजों को भी जोड़ा गया है, जैसे कि एरिडिटी, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी लॉस गवर्निंग वाटर यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया में इस चीज को पाने के लिए, मतलब हमारे देश में ये जो सिटीज हैं जो वाटर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वाटर रिस्क है जहां पे, इनको कम करने के लिए स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव मदद कर सकता है। क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट की बात होती है। ठीक है, अर्बन प्लानिंग, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब किस हद तक ये चीजें अप्लाई होंगी वो तो समय ही बताएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई ये वाला इशू, जगन मोहन रेड्डी जी ने, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं मिस्टर NV रमना, ये बोबड़े साहब के साथ सेकंड है सीनियरिटी में, और कहा जाता है कि ये जल्दी ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। NV रमना जी ने क्या बोला,
देखिए यहां पे जो पूरा का पूरा मैटर है मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। मिस्टर उपाध्याय ने एक रिट पिटीशन फाइल की और मिस्टर उपाध्याय के रिट पिटीशन के चलते मिस्टर उपाध्याय ने बोला कि देखिए ये जो सिटिंग लेजिस्लेटर्स हैं, जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं इनके खिलाफ जो केसेस पेंडिंग है और जो लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स चल रहे हैं और ये जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है इसको बंद करिए। तो इन ट्रायल्स को और पॉलिटिक्स में ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लेजिस्लेटर पहुंच गए इनको हटाइए। आप देखो अगर आप जगन मोहन रेड्डी जी की बात करोगे, जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर खुद बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो अब जब मिस्टर उपाध्याय ने ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एनवी रमन्ना जी उस केस को हियर कर रहे थे। तो एनवी रमन्ना जी ने क्या डिसीजन दिया? एनवी रमन्ना जी ने डिसीजन दिया कि भाई स्पेशल कोर्ट्स बनाइए, जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट्स बनाइए और जिन भी सिटिंग एमपीज और एमएलएस के ऊपर केसेस चल रहे हैं ये स्पेशल कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगी कि ये जो एमपी एमएलए हैं सच में इन्होंने कुछ गलत किया है नहीं किया है और इनको सजा दी जाएगी। अगर एक लिमिट से ज्यादा सजा मिल जाती है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रोविजंस के अंदर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी जैसे ही ये ऑर्डर पास किया एनवी रमन्ना जी ने, किसकी पीआईएल पे? मिस्टर उपाध्याय की पीआईएल पे। मिस्टर उपाध्याय सिटीजन है इंडिया के, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये पीआईएल फाइल कर सकते हैं। उसके बाद तो जगन मोहन रेड्डी जी ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब को लेटर ही लिख दिया और उस लेटर में क्या क्या बोला है ये मैंने आपको समझा रखा है अलग से वीडियो में। तो अगर आप पूरा इशू जानना चाहते हैं तो जगन मोहन रेड्डी, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। कैसे जगन मोहन रेड्डी और जुडिशरी के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी जी ने अपने लेटर में सीधे सीधे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं कि ये अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमको अपोज करते हैं। एनवी रमन्ना कुमार जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद है सीनियरिटी में, अगले साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले, उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं। अब बात यहां पे ये आई कि के वेणुगोपाल जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, के वेणुगोपाल जी को एक प्रपोजल दिया गया। प्रपोजल क्या दिया गया कि ये जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना जगन मोहन रेड्डी और इनके जो एडवाइजर है ना अजय कलाम, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। क्यों कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए? क्योंकि एनवी रमन्ना जी ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक ऑर्डर फाइल किया। एनवी रमन्ना जी के सामने उपाध्याय साहब पीआईएल लेके गए। उस पीआईएल के चलते एनवी रमन्ना जी ने बोला आप स्पेशल कोर्ट बनाओ और एमपी एमएलए के खिलाफ जो केसेस हैं उनको परस्यू करो। अब एनवी रमन्ना जी ने ये ऑर्डर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इशू किया है। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया था, बताया था कि कोई जज अपनी ऑफिशियल प्रोसीडिंग में कोई काम करता है और उस काम को रोकने की कोई कोशिश करेगा या इंटेंशनली मेलाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। तो यहां पे एक डिमांड उठी कि जगन मोहन रेड्डी और इनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर है अजय कलाम, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जी ने सीधे सीधे लेटर लिख दिया, किसको? हमारे बोबड़े साहब को, और उस लेटर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किसने कर दिया? इनके प्रिंसिपल एडवाइजर अजय कलाम ने। तो बात यहां पे उठ के आ रही, मिस्टर वेणुगोपाल बोलते हैं कि ठीक है हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को एंटरटेन करने से पहले अटॉर्नी जनरल का अप्रूवल जरूरी होता है। तो अटॉर्नी जनरल ने यह तो बोल दिया कि ठीक है भाई जगन मोहन रेड्डी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं शुरू करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अटॉर्नी जनरल ने यह भी बोला है कि ये जो कुछ भी जगन मोहन रेड्डी जी ने अपने लेटर में लिखा है ना, जिस तरीके से इस लेटर को लिखा है यह गलत है। बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मिस्टर एनवी रमन्ना कुमार के अगेंस्ट जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं। और मिस्टर उपाध्याय तो यहां पे ये बोल रहे हैं, जब मिस्टर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मिस्टर उपाध्याय से बोला कि क्या आपने पीआईएल फाइल की थी, आप अपनी पीआईएल से अबाइड करते हैं, तो उपाध्याय जी ने बोला बिल्कुल हमने फाइल की थी। अगर कल की डेट में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होकर जुडिशरी के ऊपर इल्जाम डालने लगेगा तो ये काम गड़बड़ है ना, सीधी सीधी बात है। एनवी रमन्ना जी ने डिसीजन दिया कि जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं उनके खिलाफ केस चलाइए, उनको डिस्पोज करिए। खुद जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कल की डेट में अगर जगन मोहन रेड्डी को कन्विक्ट कर दिया जाता है, उनको सजा सुना दी जाती है, तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही नहीं, उनको पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी इन अकॉर्डेंस विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो पूरा का पूरा इशू सामने आ गया है। तो यहां पे मिस्टर वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो ये बोल रहे हैं कि ये जो जगन मोहन रेड्डी जी ने जो लेटर लिखा है ना ये गलत है, ये इनको नहीं लिखना चाहिए, ये सही नहीं है। मिस्टर उपाध्याय देखिए क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट वाज अलाउड, political leaders would start making reckless allegations against judges who do not decide cases in their favor, and this trend will soon spell the death knell
ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी कि अगर इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जुडिशरी के खिलाफ एलिगेशन लगाने लग गए तो कल की डेट में जुडिशरी काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो तुरंत जुडिशरी के ऊपर इल्जाम लगा देगा, वो जुडिशरी जो उसके हिसाब से नियम कानून या डिसीजंस नहीं दे रही है। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज पे चलते हैं। स्टेट सजेशन सॉट टू अमेंड आईपीसी। जो हमारा इंडियन पीनल कोड है बहुत पुराना है, ब्रिटिश एरा का है। तो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स है जी किशन रेड्डी, उन्होंने स्टेट से सजेशन मांगा। वो ये बोल रहे हैं कि हम भाई इस इंडियन पीनल कोड को बदल रहे हैं, आप अपनी तरफ से सजेशंस दीजिए। अब देखिए जो क्रिमिनल लॉज हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने उनको पहले बदला नहीं है, सरकार ने समय समय पर उसको बदला। जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया था, जिससे स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस लाए गए थे कॉन्विक्ट्स के लिए। जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने बोला कि अगर एक 12 साल से कम की बच्ची का रेप होता है या गैंग रेप होता है, तुरंत डेथ पेनाल्टी दी जाएगी, कोई भी बेल नहीं होगी ऐसे क्रिमिनल के अगेंस्ट। इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, ट्रायल को 2 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। फिर समय समय पर मिनिस्ट्री स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एडवाइजरी इशू करती रहती है कि पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क बनाइए, जहां पे केवल वुमेन ही होनी चाहिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स होनी चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ साथ एक नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स बनाया गया। वो लोग जो अक्सर कर सेक्सुअल क्राइम्स करते नजर आए हैं या किसी वुमेन को छेड़ते छाड़ते नजर आए हैं, उनका एक डाटाबेस बनाया गया है। तो कल की डेज में अगर रेप होता है या किसी वुमेन के का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो उस केस में सबसे पहले इस नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि जिस पर्सन के अगेंस्ट इल्जाम लगाया जा रहा है क्या इसका नाम पहले इस डाटाबेस में है। और कल की डेट में सेंसिटिव सेक्टर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी को नौकरी दी जाती है, तो मान लीजिए एक स्कूल वाला किसी पर्सन को इस स्कूल में नौकरी देता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए गर्ल्स कॉलेज है, अभी उस गर्ल्स कॉलेज में एक मेल टीचर को अपॉइंटमेंट मिलता है पढ़ाने के लिए। तो वो जो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स से ये डाटा निकलवा सकती हैं, यानी पुलिस से पूछ सकती हैं कि भाई आप चेक करके बताइए कि इस पर्सन के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जो कि एक पूरे वुमेन इंस्टीट्यूशन में, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मेल टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो कहीं इसका नाम इस तरीके की किसी लिस्ट में तो नहीं है। तो अगर आप नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स बनाते हो तो कम से कम उन लोगों को तो एलिमिनेट किया ही जा सकता है जो पहले ही गलत काम कर चुके हैं। और इन सब स्टेप्स के साथ फाइनली हॉलिस्टिकली यहां पे इंडियन पीनल कोड को बदलने की भी बातचीत करी जा रही है। ये जो इंडियन पीनल कोड है, जो कि इतना पुराना हो चुका है, दकियानूसी हो चुका है, इसमें बहुत सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। अच्छा स्टेप है। अब एग्जैक्टली बदला क्या जाएगा ये समय बताएगा। जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर छोटी सी और न्यूज निकल के आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ फास्टर सिंस 2007। 2007 के बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बोला जा रहा है कि 2007 के बाद 13 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हमको पता कैसे चल रहा है? तो आईएचएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, सितंबर में 56.8 था, अक्टूबर में 58.9 पहुंच गया। मैंने परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में आपको पहले भी बताया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में होता क्या है कि अगर 50 के लेवल के ऊपर हो आप तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी का, और 50 के लेवल के नीचे हो आप तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का। तो इफ यू आर अबव देन 50 द इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, इफ यू आर लोअर देन 50 द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। सिंपल चीज है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भैया देखिए, अप्रैल के बाद ये जो इंडेक्स था आईएचएस मार्केट किट इंडेक्स, ये निगेटिव में चला गया था, और वो बहुत ऑब्वियस था। अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मार्च में लग गया लॉकडाउन। अभी के लिए देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में, सितंबर में और इस बार अक्टूबर में, ये जो आईएचएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस मैनेजर इंडेक्स है 58.9 पे चला गया है, और 58.9 तो पिछले 13 सालों में नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी न्यूज है हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये और अच्छी तब हो जाएगी जब इस लेवल की ग्रोथ को लंबे टर्म्स में मेंटेन किया जा सके। ओके, मैन्युफैक्चरर्स को ये फायदा मिल क्यों रहा है? कोविड-19 से लगाए गए जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाए जा रहे हैं, नया वर्क मिल रहा है मैन्युफैक्चरर्स को अक्टूबर में, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज कर रही है एमएसएमईज के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक अपर पुश दे रही हैं। नेक्स्ट न्यूज, जीएसटी शॉर्टफॉल। भैया आपको मैंने बताया कि 1.10 लाख करोड़ रुपया सेंटर ने बोला है कि भाई जीएसटी कंपनसेशन जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो 2.35 लाख करोड़ का हो रहा है। उसमें पहले तो सेंटर ने बोला कि हम 97,000 करोड़ देंगे, 97,000 करोड़। बाद में सेंटर ने बोला हम 1,10,000 करोड़ देंगे। पहले सेंटर स्टेट से बोला था आप खुद ही बोरो कर लो, अब सेंटर बोल रहा है कि हम बोरो करके देंगे। तो पहले 6,000 करोड़ बोरो करके सेंटर दे चुकी है,
ये दूसरा 6,000 करोड़ का जो ईएमआई है वो 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तक 1,10,000 करोड़ में टोटल 12,000 करोड़ स्पेशल विंडो के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भेजा जा चुका है। सेंटर ने जब पैसा मार्केट से उठाया तो सेंटर को इंटरेस्ट रेट पड़ा है 4.42% का। तो भैया ये पैसा किस विंडो के अंदर दिया जा रहा है? स्पेशल विंडो टू स्टेट्स फॉर मीटिंग द जीएसटी कंपनसेशन सेस शॉर्टफॉल। ठीक है, अभी तक देखिए दोस्तों, ये जो स्पेशल विंडो बनाई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 1,10,000 करोड़ रुपया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर करेंगे, इस स्कीम को 3 यूनियन टेरिटरीज ने एक्सेप्ट किया है और 21 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है, जिसमें सेंटर ने बोला है कि हम 1,10,000 करोड़ रुपया मार्केट से उधार उठा के स्टेट्स को देंगे। बहुत सारे स्टेट्स है, केरला जैसे, जो अभी भी बोल रहे हैं कि हमको पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपया चाहिए, ये 1,10,000 करोड़ की चिल्लड़ हमको नहीं चाहिए। जी भाई, जब पूरे देश में पैसा खर्चा करने की बात होती है तो 1,10,000 करोड़ भी कुछ नहीं है। बात की जाए आगे, ओडिशा में ड्रग कल्टीवेशन की बात हो रही है। देखिए, कैनबिस कल्टीवेशन ये ड्रग्स को बनाने में काम होता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ओडिशा की कुछ जगहों पे इलीगल कैनबिस कल्टीवेशन हो रही है, ये अफीम बाद में बेची जाती है लोगों को, तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इस इलीगल ड्रग कल्टीवेशन को रोकने के लिए ओडिशा का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने बोला है कि ठीक है भाई, हम मदद करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से और रिमोट सेंसिंग की मदद से ओडिशा में जहां जहां पे भी अफीम की खेती हो रही है, ड्रग की खेती हो रही है, इसको हम रोक सकें। छोटी सी न्यूज है, यहां पे स्पैटियल और टेम्पोरल रेजोल्यूशन सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। ओपीएम हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, इसको इलीगल है। सिर्फ अफीम जैसी चीजों को आप मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ग्रो कर सकते हो और वो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड होती है। अफीम की खेती होती है दोस्तों इंडिया में, लेकिन उसके लिए जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनको जरूरत पड़ती है अफीम को अपनी दवाई में बनाने के लिए, वो स्पेशली सरकार से परमिशन लेने के बाद इसकी खेती करती हैं। लेकिन इलीगल खेती होती है ड्रग्स बना के मार्केट में बेचने के लिए, और वो अलग अलग स्टेट्स में हो रही है। सुनने में आ रहा है कि उड़ीसा में कुछ ज्यादा ही हो रही है आज की डेट में। इसलिए उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बोला है कि हम स्टेट की पुलिस की और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मदद करेंगे इन सब चीजों को रोकने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, यूनेस्को इंक्लूडेड पन्ना इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं बायोस्फीयर रिजर्व्स पे, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। आप इस वीडियो को देखिए जाके, आप बायोस्फीयर रिजर्व्स मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दोस्तों, ओके। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल इंडिया में। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम आपको इस फोटो में लिखे नजर आ रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नंदा देवी, नौकरेक, मानस, दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्ना, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, खानजंगजोंगा, पचमरही, अगस्थ्यमलई, अचनाकव, अमरकंटक, कच्छ, फिर नीचे कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम, पन्ना। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। इन 18 में से जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के पार्ट हैं। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक और बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का जुड़ गया है, जो कि अब हो गया है पन्ना। तो पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको जोड़ दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। पहले कौन से इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, इसके लिए इस वीडियो को देखिए जाके, मैंने बहुत डिटेल में चीजें आपको समझा रखी हैं, काफी मदद मिलेगी आपको। तो ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने रिसेंटली डिसीजन इशू किया है कि पन्ना नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जोड़ा जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क के साथ साथ फुआहू मुलुहंद अदू एटॉल जो है मालदीव्स का, उसको भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जोड़ा जाएगा। तो पन्ना नेशनल पार्क के साथ ये जो आपका शब्द है फुवाहू मुलुहंड अदू एटॉल, इस शब्द को भी देखिए याद रखिएगा, ओके। अगर पन्ना नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। 542.67 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। 22वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का और 5वां है मध्य प्रदेश का। 1993 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व इसको 25 अगस्त 2011 को डिजिग्नेट किया गया। 200 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं, जैसे बार हेडेड गूस, हनी बजर्ड, हेराडेड पैराकीट, किंग वल्चर, ब्लॉसम चेंजेबल, हॉक ईगल, इंडियन वल्चर, ये सब मिलती हैं यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, काम ही आएगी आपके। आगे चलते, गिलगित बल्तिस्तान टू बी अ फुल प्रोविंस। ये बात न्यूज मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बताई। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपनी प्रोविंस बनाने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है कि जल्दी से आप गिलगित बल्तिस्तान को कंप्लीट प्रोविंस बना दो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकलता है और ये जो इलाका है वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इलाके को आप देखो
तो इस तरफ है दोस्तों आपका चाइना, यहां है चाइना, ये है गिलगित बल्तिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये इधर है आपका पाकिस्तान। वैसे तो ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का नीले रंग का जो इलाका है ये इंडिया का था। ये जो ग्रीन ग्रीन सा इलाका दिखा रहा है पीओके, ये इंडिया का था। पाकिस्तान ने इसको इलीगली कब्जा कर रखा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे पास होता तो हमको अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को एक्सेस मिल जाता और चाइना और पाकिस्तान का सीधे सीधे लैंड बॉर्डर को हम रोक पाते, तो ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसफेवर में चला गया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है और चाइना चाहता है कि फुल फ्लेज्ड प्रोविंस बन जाए, क्योंकि चाइना की काफी इन्वेस्टमेंट है इस इलाके में। तो भैया इमरान खान ने बोला कि ठीक है, हम गिलगित बल्तिस्तान को पूरी प्रोविंस बना देंगे। वो बना ही देंगे, वो यही कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बना रहे हैं। दैट्स इट। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इस चीज को नहीं मानते। आपने बहुत सारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए, बट इससे देखिए कुछ होने वाला है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कश्मीर का हिस्सा इंडिया की तरफ है वो इंडिया की तरफ ही रहेगा, और जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया वो पाकिस्तान की तरफ ही रहेगा। इसमें अब कोई चेंज होने वाला है नहीं। फिर आगे बात करते, चेन्नई ब्रॉन प्रियंका इज न्यूजीलैंड न्यू मिनिस्टर। प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड की पहली इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर मिली है। आपको पता है कि जैकिंडा अर्डन फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई न्यूजीलैंड की। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया न्यूजीलैंड में, वहां के लोग इनसे बहुत खुश हैं और इन्होंने अपने अंदर जो मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की है उसमें प्रियंका राधाकृष्णन जी भी हैं। अब ये कहां कहां पे इन्वॉल्व थी ये तो आपका इस पीपीटी में लिखा हुआ है, आप इनका नाम याद रखिए प्रियंका मैम का। इनका नाम किसी भी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। और अगर इंडिया की सॉफ्ट पावर से रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है यूपीएससी मेंस में, तो आप इन मैम का नाम कोट करके बोल सकते हो कि इंडिया सॉफ्टवेयर कैन बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम द फैक्ट that Priyanka Radhakrishnan, an Indian origin minister, has been made a minister in the cabinet of Jacinda Ardern in New Zealand। इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें करके कुछ एक लाइनर में आप नंबर्स एक्स्ट्रा खींच सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप मेरी वीडियो से आपको मदद मिल रही है। अपने व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा। गुड बाय।